चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाँ, पीजीबीपी की कंपटीशन लेवल तक की जो चीज़ें थी वो कंप्लीट कर ली हैं। अब आगे रह गया सेक्शन 44 के चीज़ें ना, 44 के क्लॉज की चीज़ें रह गई हैं। हमने वैसे भी जब हमने शुरू में पीजीबीपी पढ़ा था या जब सेक्शन 29 पढ़ के आए थे तो वहाँ पे क्या था, इनकम शैल बी डिराइव्ड एज पर द एक्सपेंसेस गिवन इन सेक्शन कहाँ से कहाँ तक था 29 में। सेक्शन 29 में क्या लिखा था, income shall be derived from the deduction from against the income described in section 28 shall be computed after giving effect the expenses under section 32 37 तक, है ना। और जब हमने शुरू में पढ़ा था तो पीजीबीपी को हमने बोला था सेक्शन 28 से लेके 43D तक, है ना। सेक्शन 28 से लेके 43D तक तो हमने अभी तक 41 तक तो हम कर चुके हैं। अभी तक हम सेक्शन 41 तक कर चुके हैं, 42 कुछ भी नहीं है। 43 में अभी कुछ बताना है, मैं आपको बताता हूँ 43 इसके साथ, और 43 भी हो जाएगा। तो 43 के बाद उसके बाद अब आपको फिर आज एक बार हम कंप्यूटेशन कैसे निकालते हैं, पीजीबीपी की इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो अभी तक अगर हम सारी चीज़ों को रिविजिट करें तो सेक्शन पीजीबीपी को एक बार अभी तक के जो हमने पढ़ा है एक बार समराइज कर लेते हैं। तो समराइज क्या है, सेक्शन 28 क्या बोल रहा था, हाँ जी, ऑनलाइन ऑफलाइन सेक्शन 28 ने क्या बोला था। सेक्शन 28 को 8 के अंदर क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस करे थे, कोई भी एक आधे बता दो, सारे तो नहीं बता पाओगे, 10 हैं, 10 में से 11 पॉइंट है, 11 में से कोई एक आधा बता दो आप। इनकम तो ठीक है, क्या कौन कौन सी इनकम थी उसके अंदर। Section 28 is the charging section which derive the scope of income to be taxed under the head PGBP। सेक्शन 28 उन चीज़ों को बताता है कि कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होंगी। उसमें 11 तरह की इनकम दी थी, जिसमें से एक थी क्या नाम, आपने कोई ट्रेड और प्रमोशन कर, ट्रेड प्रोफेशन की वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी और प्रोफेशनल एक्टिविटी की तरफ से बिजनेस एक्टिविटी से इनकम आई। कुछ थे इस जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे इंसेंटिव मिलते हैं उसकी वजह से। कुछ इनकम थी आपको परक्यूजिट्स मिला ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटी जिसके ऊपर टीडीएस कटता है अंडर सेक्शन 194R के अंदर। कुछ थी आपको नॉट टू डू बिजनेस की पैसा मिलेगा, वो भी मिल था। और हाँ, और पार्टनर्स को मिलने वाला फीस बोनस कमीशन जो पार्टनर्स को मिलता है वो भी कहाँ था, पीजीबीपी में टैक्सेबल था। ऐसे करके 11 तरह की इनकम है वहाँ पे जो सेक्शन 28 में लिखी हैं। ये बताता है स्कोप ऑफ इनकम। पीपीटी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर सर रिविजिट नहीं कर रहे हो तो, कोई फ़ायदा नहीं है, बेकार में आप अपने फ़ोन की मेमोरी बढ़ा रहे हो और मेरा काम। सेक्शन 29 क्या कहता है, एक्सपेंसेस टू बी क्लेम्ड। एक्सपेंसेस फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 30 से 37 तक। फ्रॉम सेक्शन 30 से लेके 37 तक के ये खर्चे सेक्शन 29 ने बोला था 30 से लेके 37 तक के सारे खर्चे कवर कर लेते हैं। तो सेक्शन 30 कौन से खर्चे की बात कर रहा था, सेक्शन 30 टॉकिंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस रिलेटेड टू, नहीं इंश्योरेंस नहीं था, रिलेटेड टू, हाँ बिल्डिंग के रिपेयर रेंट रेट्स टैक्सेस है ना, बिल्डिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिल्डिंग, रिलेटेड टू बिल्डिंग। कैपिटल नहीं होना चाहिए, कैपिटल तो एसेट में कैपिटलाइज हो जाएगा, फिक्स एसेट में चला जाएगा वो। बिल्डिंग सेक्शन 30 क्या कह रहा था, 31 सॉरी, सेम खर्चे थे रिलेटेड टू डू प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन इसमें रेंट नहीं था बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी का। रेंट कहाँ पर है, प्लांट कहाँ, रेंट कहाँ पर है, इसमें रेंट छोड़ के उसमें रिपेयर था, टैक्सेस थे, है ना,
इंश्योरेंस था लेकिन रेंट नहीं था, रेंट है सेक्शन 37 में। सेक्शन 32 क्या कह रहा है? डेप्रीसिएशन, है ना, इसे हम नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं। वैसे तो ये डेप्रीसिएशन ही है अपने आप में, वो तो एडिशनल डेप्रीसिएशन था, तो ये नॉर्मल डेप्रीसिएशन है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन, नॉर्मल डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, ऑन फिक्स्ड एसेट, नॉर्मल डेप्रीसिएशन वाला। और सेक्शन 33 कह रहा था जो स्पेशल तरह के इनकम है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटी हैं, जो बिजनेस जो है टी, रबड़, कॉफ़ी प्लांटेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो बिजनेस होते हैं उनके लिए उनको कौन कौन से एक्सपेंसेस क्लेम करने को मिलते हैं। वो अगर वो किसी टी, रबड़, कॉफ़ी बोर्ड के फंड में पैसा डाल देंगे तो वहाँ उनको कुछ छूट मिल जाएगी, डिडक्शन क्लेम करने को मिल जाएगी, टैक्सेबल इनकम उनकी बच जाएगी। और ऐसे ही सेक्शन 33 के अंदर 33 था, 33A भी था, ABA था, टी, रबड़, कॉफ़ी प्लांटेशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले लोग थे। तो वो यहाँ पे 33 के अंदर वो थे टी, रबड़, कॉफ़ी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट वाले बिजनेस, उनको कौन कौन सी डिडक्शन मिलती हैं इस बिजनेस में थे। इसके ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में, खाली ट्रेडिंग नहीं, इनके ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग में। और सेक्शन 34 बोल रहा था कि जो 33 में एक्सपेंसेस दिए हैं, टू मैनर टू क्लेम द एक्सपेंसेज, मैनर टू क्लेम एक्सपेंसेस ऑफ सेक्शन 33 के खर्च, जो सेक्शन 33 के खर्चे हैं, इनकम है, उसके क्लेम कैसे करने सेक्शन 33 वाले बिजनेस में। सेक्शन 33 के बिजनेस, सेक्शन 33 का जो बिजनेस है उसके अंदर। सेक्शन 35 क्या कह रहा था आपको? सेक्शन 35 कुछ तो याद होना चाहिए, सब कुछ खाली कैसे काम चलेगा? पीजीबीपी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार्ट करने से 3 क्लास 4 क्लास पहले से अलर्ट करता जा रहा था और हर क्लास में ये बात हो रही है। बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, पेटेंट नहीं, बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, वेदर इट इज द फॉर द करंट बिजनेस और फॉर द न्यू बिजनेस। साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35AD, 35 के अंदर 35AD एक अलग तरह के बिजनेस है, इसलिए अलग से लिखने पड़ते हैं ये आपको। जैसे 33 सारा एक साथ कर दिया ना, 33 तो सही की जैसा सिमिलर नहीं चलेगा, लेकिन 35AD है, इन्हें बोलते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेसेस। कितने बिजनेस थे इसके अंदर? हाँ जी, इसके अंदर कितने बिजनेस थे और कौन कौन से बिजनेस थे? कोई यहाँ याद है? 14 तो ठीक है, कौन कौन से बिजनेस थे? सेक्शन 35AD के अंदर स्पेसिफाइड बिजनेस में कौन कौन से बिजनेस इन्वॉल्व हैं? एग्रीकल्चर, कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज चेन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था, स्टोरेज चेन, स्टोरेज फैसिलिटी और कोल्ड स्टोरेज चेन फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और शुगर कैन प्रोड्यूस, है ना, शुगर प्रोड्यूस के लिए। और हाँ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस था। हाँ शाबाश, धीरे धीरे खुलेंगे, है ना। देखो, कोल्ड स्टोरेज चेन फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, स्टोरेज फैसिलिटी फॉर शुगर क्या बचा? मतलब जैसे हॉस्पिटैलिटी की फैसिलिटीज, हॉस्पिटल्स, हाँ हॉस्पिटल इसी में थे। हाँ, तो 100 बेड एंड अबव हॉस्पिटल, 2 स्टार एंड अबव हॉस्पिटल होटल्स, और क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गया, सेमीकंडक्टर बिजनेस हो गया, हनी बी कीपिंग और हनी वैक्स एक्सट्रैक्शन का बिजनेस हो गया, और आपका स्लम रीडेवलपमेंट का बिजनेस हो गया, रिहेबिलिटेशन ऑफ पुअर वाला बिजनेस हो गया ना, और आपका अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के बिजनेस हो गए। इस तरह के 14 बिजनेस हैं। अगर आप इन बिजनेस में का इन्वॉल्व होते हो, इनमें से किसी में भी या किसी मल्टीपल बिजनेसेस में, तो इनके अंदर जितना भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उसके अंदर 35AD का डेप्रिसिएशन 100% ले सकते हो, ध्यान रखना ना। लेकिन अगर आपने 115BAC न्यू टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर लिया, या 115BAB 115BB वाला जो न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें टैक्स का रेट 22% हो जाता है 25 और 30 की जगह पे, अगर आपने वहाँ कर लिया तो सेक्शन 35AD इज नॉट फॉर यू। तो आप 35AD को ऑप्ट नहीं कर सकते अगर आप न्यू टैक्स स्कीम में टैक्स पे करना चाहते हो, है ना। तो अगर आप 115BAC वाली स्कीम में जाके टैक्स पे करना चाहते हो तो आपको 35AD की डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर क्या मिलेगा आपको? अगर आप 115BAC में अपनी इनकम को टैक्स कराओगे तो आपको 35AD का डिडक्शन 100% वाला नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? अगर 35AD नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? 32 मिलेगा। 35 है क्या? डेप्रिसिएशन ही तो है।
32 क्या है, 35 डेप्रिसिएशन है ना, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, एक साथ 100% मिलता है। अगर 35 और 35 AD नहीं मिलेगा तो फिर 32 वाला डेप्रिसिएशन नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो हमेशा अवेलेबल है। और नॉर्मल डेप्रिसिएशन ऐसा हो सकता है कि मैं नॉर्मल डेप्रिसिएशन क्लेम ना करूं, मैंडेटरी है। अगर आप क्लेम नहीं भी करोगे, इट इज एज्यूम्ड यू हैव क्लेम्ड, है ना। अगले साल तो आपको डेप्रिसिएशन WDV पर ही मिलने वाला है, पुरानी कॉस्ट पे नहीं मिलने वाला। तो ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल है। 35 AD इज एन ऑप्शनल, असेसी हैज द ऑप्शन टू चूज इट और नॉट चूज इट। हो सकता है कोई असेसी नॉर्मल बिजनेस इन नॉर्मल टैक्सेबल स्लैब वो टैक्स स्कीम अपना रहा हो, नॉर्मल टैक्स स्कीम मतलब अदर देन 115 BAC वाली, जो पुराने वाला स्लैब है, पुराने वाले टैक्स रिजीम में जाके रिटर्न फाइल करना चाहता है तो भी वो 35 AD को छोड़ सकता है। लेकिन नए वाले में जाएगा तो 35 AD को ऑप्ट ही नहीं कर सकता। अगर कोई एसएससी अपनी इनकम नए टैक्स रिजीम से ITR फाइल करता है तो 35 AD उसके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, वहाँ 100% डेप्रिसिएशन मिलता ही नहीं, वहाँ नॉर्मल ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये 35 हो गया। सेक्शन 36 क्या कह रहा था आपको? सेक्शन 36 अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो YouTube की वीडियो देख लो, ये वाले सारी चीज़ें वहाँ पढ़ी हुई हैं। 36 का कैप क्या है? कैप टाइटल में ही लिखा हुआ है, फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बैड डेट्स, वो सारे खर्चे यहाँ पे हैं। इंश्योरेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, यहाँ पे सारी फाइनेंस कॉस्ट आती हैं। जितने भी इंटरेस्ट हो गए, इंश्योरेंस हो गया, बैड डेट्स हो गया, सब यहीं पे आएंगे। इंश्योरेंस ऑफ द एम्प्लॉयज, इंश्योरेंस ऑफ द स्टॉक, इंश्योरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर कैपिटल एसेट्स और फॉर बिजनेस वर्किंग कैपिटल, कैसा भी इंटरेस्ट हो, बैड डेट्स हो गया, सब यहीं पर है। और सेक्शन 37 क्या था? सेक्शन 37 अभी भी ऑप्शन है, यूट्यूब की वीडियो जाकर देख लो, बातें करते करते वहाँ मिल जाएगा। 37 में भी, इसीलिए तो टाइटल पे ऐसे नाम डालते हैं कि सेक्शन पढ़ने का पता लग जाए कौन सा सेक्शन हमने अंदर जाके क्या पढ़ना है। कौन देख रहा है सर? यूट्यूब। यहाँ और बहुत है ज़िंदगी में काम। यहाँ पे क्या था? ऑल अदर एक्सपेंसेस, यही वहाँ पे टॉपिक का नाम भी यही है, ऑल अदर एक्सपेंसेस। ऑल अदर एक्सपेंसेस का मतलब वो खर्चे जो सेक्शन 37 क्या कहता है, all the expenses related to the business in the nature of revenue which are not deducted from section 32 36, जो सेक्शन 30 से 36 तक नहीं घटा पाए हैं लेकिन रेवेन्यू नेचर के खर्चे हैं और मेरे बिजनेस से रिलेटेड हैं। तीसरी चीज क्या थी? रेवेन्यू नेचर का है, रिलेटेड टू बिजनेस। तीसरी चीज और थी, हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वो इनकर्ड भी हो जाने चाहिए। इनकर्ड होने का मतलब पे होने से नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पे होने से मतलब वो एटलीस्ट ड्यू बेसिस पे भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हैव बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उस पिछले साल में वो खर्चे इनकर्ड हो जाने चाहिए। इनकर्ड मतलब ड्यू और पेड विचएवर इज अर्लियर चलता है। अगर आप मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप कैश बेस अकाउंटिंग कर रहे हो तो इनकर्ड का मतलब पेड ही होगा। फिर इनकर्ड मीन्स इनकर्ड इज डिपेंडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्हाट यू आर अडॉप्टिंग। इफ यू आर अडॉप्टिंग द मर्केंटाइल बेस तो इनकर्ड का मतलब ड्यू भी इनकर्ड ही है और पेड भी इनकर्ड ही है, दोनों बराबर हैं। अगर आप कैश बेसिस कर रहे हो तो इनकर्ड मीन्स मस्ट बी पेड। अगर आप कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते हो तो इनकर्ड का मतलब है मस्ट बी पेड, दैट हैज बीन पेड। फिर वहाँ इनकर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा पेड से। लेकिन 99% केसेज में मर्केंटाइल बेस ही अडॉप्ट होता है तो इनकर्ड और पेड एक बराबर है, ड्यू भी चल जाता है ना, ड्यू भी अलाउड है। आप सब्सिक्वेंट ईयर में से पे कर सकते हो सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। 38 39 कुछ नहीं कहता। 40 में क्या था? सेक्शन 40 में क्या था? सेक्शन 40A था और सेक्शन 41A था। और क्या है ये? इनमें क्या क्या है? इसमें NR को पेमेंट करी विदाउट डिडक्टिंग TDS तो क्या होगा खर्चा? विदाउट डिडक्टिंग TDS तो 100% डिसअलाउंस था, 100% डिसअलाउंस। सेक्शन याद नहीं रहते, कॉन्सेप्ट याद रहते, बस कंसेप्ट भी याद रहे। कोई बात देखो, अभी प्रैक्टिस कम है, याद तो कम होंगे, ये बात तो ठीक है अभी, क्योंकि आप बिजनेस प्रैक्टिस में नहीं हो, प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हो तो याद तो कम रहेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ याद आए तो आपको उससे रिलेटेड कोई तो थोड़े बहुत तो देखो, थोड़े थोड़े प्रोविजन तो याद करने पड़ेंगे। सारा एक साथ याद नहीं होगा, मेरे को भी पता है, वो मेरे को पता है आपकी मजबूरी तो, लेकिन कुछ कुछ तो याद है। मान लीजिए हम अभी तक 10-12 चीज़ें याद करते हैं, कम से कम 4-5 तो याद होनी चाहिए। इतना तो आपका धर्म बनता है ना, आपको अगर प्रोफेशनल होना है तो। विदाउट
इसीलिए मैं बार बार रिपीट करा रहा हूँ कि ऐसे याद हो जाए इसी बहाने। तो इस बहाने कब याद होंगे? जब आप पढ़ोगे। विदाउट डिडक्टिंग TDS 30% डिसअलाउंस। इसी का भाई और एक 40A3 वो क्या कहता है? वो कहता है यहाँ पे बात सब कुछ है, मैं सैलरी दे दी आपने किसी नॉन रेजिडेंट को, है ना, विदाउट डिडक्टिंग TDS, तो 100% डिसअलाउंस है। ये सैलरी टू NR है, वहाँ पे सैलरी नहीं था ना, ऊपर वाले में फीस बोनस कमीशन है, बस यहाँ पे सैलरी लिखा है। और इसी का एक 4 है, वो कहता है कि पेमेंट टैक्स पेड और नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट टू द एम्प्लॉय। अगर वो सेक्शन 40A4 कह रहा था टैक्स पेड ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स टैक्सेस पेड ऑन नॉन मॉनेटरी बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अगर टैक्स पे कर देगा तो एम्प्लॉयर को वो खर्चा नहीं मिलेगा, है ना। अगर कंपनी आपके नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट पे टैक्स पे कर देगी तो आप कंपनी को खर्चा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो टैक्स पे करा है ये एम्प्लॉय के हाथ में एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(c). जो टैक्स पे करा है, देखो हम सैलरी पढ़ के आए हैं, सैलरी में हमने देखा था एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर बाय द एम्प्लॉय इज टैक्स अंडर द हेड सैलरी। अब ये जो एम्प्लॉय का टैक्स पे करा, मान लीजिए मिस्टर ए का जो टैक्स था, नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स था 50,000 रुपये, ये कंपनी ने पे करा, पेड टैक्स पेड बाय कंपनी। तो अब ये 50,000 रुपये का बेनिफिट कंपनी को इससे किसको मिला? मिस्टर ए को मिल गया ना। यानी कि कोई भी, हम अभी तक सैलरी जब पढ़ के आए, सैलरी में ये पढ़ के आए, कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन विच इज लायबल टू बी मेट आउट बाय द एम्प्लॉय बट के इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि ऐसा कोई भी खर्चा, कोई भी ऐसी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन थी लेकिन एम्प्लॉयर कर रहा है, तो एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 50,000 रुपये टैक्स परक्यूजिट पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? परक्यूजिट पे टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की? एम्प्लॉय की। जो आदमी पैसा कमाएगा वो तो टैक्स देगा। लेकिन कई बार कंपनी के पास कुछ ऐसे स्पेशल एम्प्लॉय होते हैं जिनकी सारी कॉस्ट कंपनी बियर करने को तैयार रहती है, तो कंपनी ने ये 50,000 रुपये का टैक्स भी कंपनी ने पे कर दिया। जब कंपनी टैक्स पे करी तो कंपनी अपने यहाँ पे खर्चा क्लेम करेगी। लेकिन सेक्शन 44 क्या कह रहा है, 40A4 क्या कह रहा है कि ये खर्चा अलाउड नहीं होगा आपको। अब मान लो ये खर्चा अलाउड नहीं हुआ, ठीक है, कंपनी ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे करा। अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं, कंपनी अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पे कोई भी खर्चा करेगी तो एम्प्लॉय के हाथ में जाके टैक्सेबल हो जाएगा। ये फिर उसकी टैक्सेबल सैलरी में जोड़ूंगा, फिर उसकी टैक्सेबल सैलरी बढ़ जाएगी, फिर कुछ नया टैक्स आ जाएगा। मान लीजिए इस टैक्स को पे करने से पहले उसकी सैलरी थी 40 लाख रुपए, ठीक है। इस 40 लाख पे जो भी टैक्स आया उसमें से नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट का टैक्स आया था अकेले का 50,000 रुपये, ये पे करा कंपनी ने। अगर वही वाली कंसेप्ट मान लो तो अब इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 40 लाख के बाद 50,000 रुपये और जोड़ूंगा, अब इसकी सैलरी 40 लाख 50,000 हो गई। अब इस पे टैक्स निकालो, फिर कुछ टैक्स आ गया, फिर कंपनी को पे करिए, तो साइकिल जिंदगी भर चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो एम्प्लॉय के हाथ में ये 50,000 रुपये दोबारा नहीं जोड़ेंगे। अब ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(c). सेक्शन 10(10)(c) के अंदर ये वाला परक्यूजिट, एनी टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय अगेंस्ट द नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में वो एग्जम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(c). 10(c) में जाके वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो अब ये दोबारा नहीं जोड़ेगा क्योंकि ये साइकिल कभी ब्रेक ही नहीं हो पाएगा जिंदगी में। सैलरी 40 लाख 50,000 हो रही, 50,000 का टैक्स दे दिया, फिर दोबारा टैक्स निकाला, फिर लगा फिर 10,000 रुपये टैक्स पे करा, वो 10,000 भी कंपनी ने पे कर दिया, फिर सैलरी 40 लाख 60,000 हो जाएगी, तो जिंदगी पर साइकिल ही चलता रहेगा। तो वो पहले पॉइंट पे टैक्स इनकम टैक्स ने क्लियर कर दिया कि टैक्सेस पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन द नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट शैल बी एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10(c). 10(c) में जाके वो टैक्स होगा, लेकिन एम्प्लॉयर को खर्चा नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ 40A4 में जाके वो डिस्क्लोज कर देता है। 41 क्या बोल रहा था आपको? सेक्शन 41 डीम्ड इनकम के बारे में बोल रहा था। हाँ शाबाश, डीम्ड इनकम बोल रहा था। डीम्ड इनकम, हर बच्चे के अंदर ना एक एक हनुमान जी छुपे होते हैं, उनको उनकी शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं तब वो उड़ते हैं, है ना। हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाई थी ना, फिर उन्होंने अपने काम करके दिखाया था क्या क्या कर सकता हूँ। तो हर बच्चे के अंदर एक हनुमान जी छुपे होते हैं, बस बच्चों की शक्तियाँ याद दिलानी पड़ती हैं, तुम्हें याद है बच्चा। तो क्या है डीम्ड इनकम? डीम्ड इनकम कौन कौन सी थी? आपको बेड डेट से रिकवर हो गए,
आपने ट्रेडिंग लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया, कोई आपके पास लोन था जिसका वेवर मिल गया, वो सारी वर्किंग कैपिटल लोन जिसका वेवर मिल गया आपको, वो सारी खर्चे क्या थे, डीम्ड इनकम थे, जो आपने P&L के क्रेडिट साइड में डाल नहीं रखे हैं, लेकिन क्योंकि आपको ये चीज़ें आ गई तो इसकी वजह से डीम्ड इनकम आ गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, डीम्ड इनकम में यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? 41 तक की देखो। अब क्या कहता मैं, अच्छा डीम्ड इनकम, मान लीजिए ये मिस्टर ए इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 इसने अपने बिजनेस में एक बैड डेट क्लेम करा था। बैड डेट्स क्लेम्ड, बैड डेट क्लेम करने का मतलब जानते हो ना, आपने P&L में से खर्चा डेबिट कर दिया होगा बैड डेट के नाम का, अपना डेटर राइट ऑफ कर दिया होगा बुक्स में से, और बैड डेट्स P&L में डेबिट कर दिया होगा। क्लेम्ड ₹8 लाख। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। इन फाइनेंशियल ईयर 22-23 बिजनेस क्लोज्ड, बिजनेस क्लोज हो गया, ये बिजनेस बंद। मिस्टर ए अब एज ए सैलरी वर्क कर रहा है, अब बिजनेस बंद हो गया, अब सैलरीड एम्प्लॉय हो गया वो, ठीक है। मिस्टर ए नाउ इज एज ए सैलरी एम्प्लॉय, ही इज अर्निंग फ्रॉम सैलरी। लेकिन 24-25 ही रिसीव्ड ₹5 लाख फ्रॉम डेटर। जिस डेटर के पैसे उसने राइट ऑफ करे थे, उस डेटर से उसे 24-25 में जाके पैसे मिल गए फ्रॉम डेटर। अब क्या होगा, क्या ये इनकम होगी या नहीं होगी? अब ये 24-25 से सैलरी की इनकम में ये एम्प्लॉय बिजनेस करता ही नहीं है। अब सैलरीड एम्प्लॉय है, लेकिन जिस डेटर ने देने थे वो ईमानदार आदमी था, आगे 8 लाख थे, चलो कह रहा 5 लाख तो पकड़ो तुम अभी फिलहाल। तो क्या ये 5 लाख रुपए मिस्टर ए के हाथ में अब टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? पहली बात, होंगे। कौन से हेड में, सैलरी में या BGBP में या IOS में? PGBP में। क्यों? क्योंकि ये PGBP की वजह से पैसा आया है ना। तो ऐसे ही हमने चीजें पहचाननी है। ये इनकम आई क्यों है? ड्यू टू द बिजनेस एक्टिविटी डन इन द प्रीवियस ईयर्स, पास्ट में बिजनेस एक्टिविटी की थी, उसकी वजह से पैसा रिकवर हुआ है, तो ये PGBP में ही टैक्सेबल होगा, है ना। बस ये छोटी सी बात थी। 41 में डीम्ड आ गया, 42 कुछ नहीं है, 43 में आपको एक चीज़ बतानी है मुझे, वो बता देता हूँ। देखो सेक्शन 43 में एक तो कॉस्ट है, 43(1) में तो कॉस्ट है, एक सेक्शन 43(B) है जो डिसअलाउंसेस के बारे में बोलता है। डिसअलाउंसेस के बारे में क्या बोल रहा है, एक और रह गया ना सेक्शन 40 में, 40A2 40A3, ये क्या बोल रहे थे? जो 40 की सीरीज है वो डिसअलाउंस बोलती है, ध्यान रखना बस। 40 डिसअलाउंस की बात करता है सारे। ये कौन सी चीज़ डिसअलाउ कर रहा है, ये कौन सी चीज़ डिसअलाउ कर रहा है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40 कैपिटल A3। हाँ सही है, सही है। 40 कैपिटल A3 कह रहा है, एनी पेमेंट अगेंस्ट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेड टू अ पर्सन इन अ डे अदर देन द स्पेसिफाइड मोड। स्पेसिफाइड मोड के अलावा अगर आपने एक दिन में एक आदमी को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट कर दी तो आपको वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। कितना? अगर 12,000 की पेमेंट करिए तो कितना डिसअलाउ? मान लीजिए एक आदमी को 12,000 रुपये की पेमेंट करी है, 40A3 कहता है कि 10,000 से ज़्यादा अगर अदर देन स्पेसिफाइड मोड पेमेंट करी तो खर्चा डिसअलाउ होगा। अब 2,000 डिसअलाउ होगा या 12,000 डिसअलाउ होगा? तो फिर आप 40A3 पढ़े ही नहीं, पूरा का पूरा डिसअलाउ होगा, पूरा का पूरा 12,000 डिसअलाउ होगा, पूरा पूरा डिसअलाउड है। 10,000 से ज़्यादा पेमेंट करते ही पूरा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन थे, 2। कौन कौन से? नहीं, वो नहीं, जिसमें मतलब जिसमें नहीं, एक मिनट, एक्सपेंसेस की एक्सेप्शन की जगह इसमें 2 केसेस थे जहाँ ये लिमिट बढ़ी हुई थी। एजेंट को पैसे दिए। नहीं, आप एक्सेप्शन बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2 जगह ऐसी थी जहाँ ये लिमिट 10,000 से बढ़ के कुछ और हो गई थी। ट्रांसपोर्टर के केस में कितनी है? ट्रांसपोर्टर होगा तो 35,000 और गवर्नमेंट नहीं, वो तो फिर एक्सेप्शन पे चले गए। आप एक जगह ठीक पहुंच गए, ट्रांसफर होगा तो ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 और एम्प्लॉय का फाइनल फुल एंड फाइनल पेमेंट करोगे तो 50,000 तक, है ना। 10,000 था नॉर्मल में, ट्रांसपोर्टर के लिए 35,000 रुपये था, ये ट्रांसपोर्टर था, और ये एम्प्लॉय का था 50,000 रुपये तक, एम्प्लॉय की फाइनल पेमेंट, मतलब ग्रेजुटी बोनस वगैरह ये चीज़ थी, ठीक है।
अगर किसी एम्प्लॉय को 55,000 रुपये का बोनस, उसकी मान लीजिए ग्रेजुटी निकलती थी 55,000 रुपये और 55 के 55,000 रुपये कैश दे दिए, तो किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हुई थी, उसने ग्रेजुटी क्लेम करी जिसकी ग्रेजुटी बनी 55,000 रुपये, एंड दैट अमाउंट पेड बाई कैश, ये कैश में पे करी है, तो 5,000 डिसअलाउ या 55,000 डिसअलाउ? 55,000 पूरा पूरा खर्चा डिसअलाउ होगा, है ना। तो जहां पे भी लिमिट क्रॉस करेगी तो फिर पूरा खर्चा डिसअलाउ होगा। तो ये खर्चे, ये था 40A34 है ना, 40 और 40A2 क्या कह रहा था? हाँ, एनी अमाउंट पेड, अनरीजनेबल अमाउंट पेड टू रिलेटेड पर्सन, अनरीजनेबल अमाउंट एक पेड टू रिलेटेड पर्सन, रिलेटिव ऑफ की मैनेजर पर्सन, रिलेटिव ऑफ KMP, की मैनेजर पर्सनल। अब यहाँ तक गए हम। इसके बाद क्या है? रिलेटिव पर्सन, की मैनेजर पर्सनल और बेनिफिशियल ओनर हु इज होल्डिंग मोर देन 20% शेयर होल्ड, है ना, 20% शेयर इन अ कंपनी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन अ पार्टनरशिप फर्म। अगर पार्टनरशिप फर्म है जिसका 20% से ज़्यादा का शेयर है, वो भी की मैनेजर पर्सन है, बेनिफिशियल ओनर है। और किसी अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसके पास किसी कंपनी के 20% से ज़्यादा इक्विटी शेयर हैं, वो भी की मैनेजर पर्सनल है ना। तो की मैनेजर पर्सनल और बेनिफिशियल ओनर दोनों के है ना, बेनिफिशियल शेयर होल्डर। तो जिसके पास 20% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, 20% से ज़्यादा की प्रॉफिट में हिस्सेदारी है, क्योंकि पार्टनरशिप में फर्म में शेयर होल्डिंग तो होती नहीं है, तो बी और प्रोप्राइटरशिप में तो सारा एक ही का होता है, वहाँ तो 20% का चक्कर ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप में है, जिस पार्टनर की भी 20% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग होगी, हिस्सेदारी होगी प्रॉफिट में, इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, है ना, उसके रिलेटिव को मिला के, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, उसके पास 10% का शेयर है, और एक ही स्पाउस के पास, स्पाउस ऑफ ए 15% है, तो अब पता है ये दोनों मिल के एक जगह हो जाएंगे। अब इनमें से किसी के भी रिलेटिव को कोई पैसा चला गया अनरीजनेबल, तो 40A2 लग जाएगा, है ना। वैसे देखोगे तो ना इसके पास 20 है ना इसके पास 20 है, लेकिन 40A2 को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों की शेयर होल्डिंग या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर दी जाएगी? क्लब कर दी जाएगी, है ना। अब दोनों के क्लब करते क्या हो जाएगा? 25%, यानी कि अब इसमें 40A2 लग सकता है। अब 40A2 लगा देगा अगर उसका लगेगा कि कहीं पे इन्होंने अनरीजनेबल पैसा दिया खुद को, अपने रिश्तेदार को, किसी को भी, है ना। और रिलेटिव की डेफिनेशन यही दी है 40 के अंदर ही, इसी के अंदर, वो सेक्शन 2 वाले रिलेटिव नहीं है यहाँ पे। सेक्शन 2 में भी एक रिलेटिव की डेफिनेशन है, वो रिलेटिव यहाँ नहीं है ना। और इधर सेक्शन 56 में भी एक रिलेटिव, जाके डेफिनेशन पढ़ोगे जब कैपिटल गेन पढ़ेंगे हम, तो वो IUS पढ़ेंगे, सॉरी, तो वहाँ पे भी कुछ रिलेटिव है, कुछ रिलेटिव यहाँ पर है। अब एक सेक्शन है 43B, 43B भी डिसअलाउंस की बात करता है, ये अभी तक करा नहीं था हमने। डिसअलाउंसेस ऑफ एक्सपेंसेस इफ नॉट पेड अप टू स्पेसिफाइड पीरियड। देखो इसमें अगर सेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है दैट मस्ट बी पेड ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1). आप 139(1) के अंदर जो ITR भरते हो उसकी डेट से पहले पे हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 जगह पे कुछ अलग से लकूने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाइड पीरियड लिख दिया है, क्योंकि सब पे 139(1) की डेट नहीं लगती है। इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? इसमें खर्चे आते हैं, आपने किसी को, एम्प्लॉय को कोई ड्यूज देने, है ना, एम्प्लॉय का बोनस या कमीशन कुछ पे करना है, तो वो कब मिलेगा? पेड बेस पे। कब तक पे हो जानी चाहिए? ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR। बोनस यानी कि बोनस का प्रोविजन के बेस पे नहीं मिलेगा, बोनस ऑब्लिक कमीशन टू एम्प्लॉय कब तक पे हो जानी चाहिए? ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR। इंटरेस्ट टू शेड्यूल्ड बैंक, इंटरेस्ट टू NBFC, एनी टैक्सेस, कोई टैक्स पे करने गवर्नमेंट को, टैक्सेस, और है एनी सम पेबल टू रेलवे, कोई रेलवे की आपने प्रॉपर्टी यूज करी है, कोई सर्विसेज ली हैं उसके बदले में, है ना, रेलवे को कोई प्रॉपर्टी पे करनी है। ये सारी चीज़ों पे लगता है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ITR मस्ट बी पेड अप टू द डेट ऑफ ITR फाइलिंग, डेट ऑफ
फाइलिंग ऑफ ITR अंडर सेक्शन 139(1) इस वाली डेट तक भर दीजिए। नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई, ऑडिट के केस में 31 अक्टूबर। ये खर्चे हो गए। तो स्पेसिफाइड पीरियड इसके लिए भी कोई सेक्शन है क्या? नहीं, ये लिख दिया ना 139 स्पेसिफाइड, इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे तो अगर 43B पढ़ोगे तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑन और बिफोर फाइलिंग ऑफ ITR, लेकिन अभी मैं दो चीज़ें लिख रहा हूँ, ये ITR की डेट पे है ही नहीं, इन पे ITR की डेट लगती नहीं है, तो इसलिए दो अलग अलग बॉक्स बना दिए मैंने। स्पेसिफाइड पीरियड इनके लिए तो ITR की डेट है, शुरू के 5 हैं, जो नीचे 2 लिख रहा हूँ इनके लिए ITR की डेट नहीं है, इनके लिए कुछ और चीज़ है, इसलिए दो अलग अलग बॉक्स बना दिए मैंने आपको, है ना। वहाँ तो लिखा ऑन और बिफोर ITR फाइलिंग डेट, लेकिन अगर अंदर पढ़ोगे डिटेल में जाके तो उसमें अलग से लिख दिया उन्होंने। कॉर्पोरेट सोसाइटी भी है क्या चीज़? कॉर्पोरेट सोसाइटी मतलब समझाने में? कॉर्पोरेट सोसाइटी में किस में? इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट फ्रॉम, हाँ इंटरेस्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट सोसाइटी, हाँ ठीक है, वो सही कह रहे हो आप, वो है उसके अंदर NBFC एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी वो हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ EPF, ESIC और एनी सुपर एनिशन फंड, जो रिटायरमेंट से रिलेटेड बेनिफिट होते हैं। तो इसमें क्या है? ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव एक्ट, इसी एक्ट के अंदर जो ड्यू डेट है, यानी कि 15 तारीख अगले महीने की, रेस्पेक्टिव एक्ट, ड्यू डेट ऑफ रेस्पेक्टिव एक्ट, इसी एक्ट की जो ड्यू डेट है वो वाली। और एक नया जो आया, जान को मुसीबत सबकी, अमाउंट पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल वाले, जो MSME में रजिस्टर्ड है, माइक्रो एंड स्मॉल, मीडियम की बात नहीं है यहाँ पे, माइक्रो एंड स्मॉल सप्लायर। कहाँ, किसके हिसाब से? एज पर MSME एक्ट। MSME एक्ट में जो माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन दी है, उसके हिसाब से जो MSME में रजिस्टर्ड है ना, डेफिनेशन में तो टर्नओवर के बेस पे डेफिनेशन है, लेकिन वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए MSME में। जो सप्लायर जो आपके क्रेडिटर हैं MSME में रजिस्टर्ड हैं, उनकी अगर पेमेंट आपने टाइम पर नहीं करी तो आपको खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। टाइम का मतलब क्या है पता है? टाइम का मतलब है 100% डिसअलाउड है, 30% 100%। यहाँ पे 43 में 30 का कुछ नहीं है, वो तो 40A में था, वो भी इंडियन रेजिडेंट के लिए था खाली। इफ़ एग्रीमेंट मेड, अगर आपने अपने सप्लायर से एग्रीमेंट कर लिया, इफ़ देयर इज ए एग्रीमेंट, तो पीरियड अलाउड अंडर एग्रीमेंट और 45 डेज विच एवर इज लोअर। ध्यान रखना, पीरियड मतलब क्रेडिट पीरियड, पीरियड का मतलब उधार कितने दिन का दिया, पीरियड अलाउड मतलब या एग्रीड, जो भी पीरियड आपने एग्री करा है आपने और सप्लायर ने, पीरियड एग्रीड और 45 डेज अर्लियर, जो दोनों में से कम होगा। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने अपने सप्लायर से बोला कि एक काम करते हैं, हम तेरे से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम तेरे को हर 60 दिन बाद पैसे देंगे। तो एग्रीड पीरियड कितना है? 60 दिन। एग्रीड पीरियड, एग्रीमेंट में लिखा कि हम 60 दिन में पैसा देंगे, तो एग्रीड पीरियड कितना? 60 दिन और 45 डेज विच एवर इज लोअर, तो कितने दिन में पैसे देने पड़ेंगे? 45 में। 60 दिन का मतलब आप MSME वाले सप्लायर से 60 दिन का एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते, एग्रीमेंट करके भी आपको 45 दिन में। पीरियड एग्रीड और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, तो यानी कि अगर आप किसी MSME से बोलो कि तुम मुझे 90 दिन का उधार दे दे, तो 90 दिन का उधार एग्रीमेंट में जो मर्जी कर लो, लेकिन इनकम टैक्स कह रहा है 45 दिन से ज़्यादा का एग्रीमेंट कर ही नहीं पाओगे, है ना। पीरियड एग्रीड और 45 डेज विच एवर इज अर्लियर, 90 दिन का एग्रीमेंट करने के बाद भी पैसे कितने दिन में देने? 45 दिन में। अगर पीरियड, हाँ अगर एग्रीड 20 दिन, पीरियड 20 दिन का है एग्रीमेंट में, तो अगर एग्रीमेंट में पीरियड जो है 20 दिन का है, तो कितने दिन में पैसे देने? 20 दिन में, फिर 45 डेज नहीं है ना। तो अगर फिर ऐसा हो सकता था कि लोग कहेंगे हम एग्रीमेंट ही नहीं करते हैं। इफ़ नो एग्रीमेंट, अगर नो एग्रीमेंट है तो 15 दिन है, ध्यान रख लेना। इफ़ नो एग्रीमेंट, ये 45 डेज लिख लो। इफ़ नो एग्रीमेंट, येलो दिख रहा है, ये नो एग्रीमेंट, तो 15 दिन, मैक्सिमम डेज 15 दिन है, फिर तो 15 दिन में ही पैसे देने, 15 डेज। ये बजट 2023 में अनाउंस हुआ था नया, है ना। अब तो ये इस फाइनेंशियल के लिए एप्लीकेबल है ये, ठीक है।
तो अगर आपने 15 दिन में एग्रीमेंट कर दिया, फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल है, बजट 2023 में इसकी अनाउंसमेंट हो गई थी। अब इस साल मार्च 23 की जब बैलेंस शीट बनेगी तो सबको अपने क्रेडिटर की 2 कैटेगरी बना के देनी पड़ेगी, क्रेडिटर अंडर एमएसएमई, रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई, और क्रेडिटर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एमएसएमई। जो नॉट रजिस्टर्ड एमएसएमई में उनमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई पहले? चलें अगले पेज पे।